नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। आज लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और 100 कनिष्ठ सहायकों को आज सीएम द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और सीएम योगी करेंगे नियुक्ति पत्रों का वितरण। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। 100 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा सीएम द्वारा। प्राविधिक शिक्षा विभाग के कनिष्ठ सहायक हैं ये, जिन्हें नियुक्ति पत्र आज सीएम द्वारा सौंपा जाएगा और कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो सीएम योगी नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। लोक भवन में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है और 100 कनिष्ठ सहायकों को इस दौरान नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अनूप। तो अनूप, सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे 100 कनिष्ठ सहायकों को, क्या कुछ कार्यक्रम से जुड़ी हुई जानकारी आपके पास? देखिए, 11:30 बजे लोक भवन में आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। 2 विभाग के जो अभ्यर्थी हैं उनको आज नियुक्ति पत्र वितरित होगा। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के 100 कनिष्ठ सहायक हैं एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के 140 कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्राविधिक शिक्षा विभाग के मंत्री आशीष पटेल इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तमाम अधिकारी भी होंगे और जो चयनित अभ्यर्थी वहां पर मौजूद रहेंगे। निश्चित रूप से करीब 6 साल के ऊपर जो योगी का जो शासन हो चुका है उसमें करीब 6.5 लाख सरकारी नौकरियां अभी तक दी जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होता है वो खुद उन बच्चों से, उन चयनित अभ्यर्थियों से सामने रूबरू होते हैं और नियुक्ति पत्र वितरित करने के समय उनसे पूछते भी हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में कोई धांधली तो नहीं हुई है, कोई बिचौलिए बीच में तो नहीं आए हैं, या फिर ये जो चयन की प्रक्रिया है वो उसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया के से चयनित अभ्यर्थी हैं उनसे भी कहीं न कहीं जब ये अच्छे पढ़े लिखे वाले जो बच्चे वो जब किसी विभाग में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ विभाग की रूपरेखा और दिशा सब बदलेगी। वहाँ पर निश्चित रूप से यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी इस तरीके से कार्यक्रम होता है तो वहाँ विपक्ष पर भी हमलावर होते हैं। उनका कहते नजर आते हैं कि पिछली सरकारों में जो भर्तियां होती वो बढ़ जाया करती थी, लेकिन इस सरकार में पारदर्शी से प्रक्रिया। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी के लिए अनूप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्राविधिक शिक्षा विभाग के कनिष्ठ सहायकों को सीएम द्वारा आज नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा और इस वक्त की बड़ी खबर ये आपको बता रहे थे, जिस पर तमाम जानकारी को साझा किया हमारे सहयोगी अनूप ने। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है और बीजेपी ने दिनेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। उपचुनाव के लिए 15 सितंबर को मतदान होना है। हरिद्वार दुबे के निधन से खाली हुई थी ये सीट और सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। राज्यसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है और बीजेपी ने दिनेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी है। और उपचुनाव के लिए 15 सितंबर को मतदान होना है। हरिद्वार दुबे के निधन से ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद अब दिनेश शर्मा को इनका प्रत्याशी बनाया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें बधाई दी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है बधाई देते हुए और उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर दिनेश शर्मा जी को हार्दिक बधाई, आपकी विजय हेतु अनेकों मंगल कामनाएं। तो उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा के उपचुनाव हेतु डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को बीजेपी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर हार्दिक बधाई, ये ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उन्होंने ये भी लिखा कि आपकी विजय के लिए अनेकों मंगल कामनाएं। उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा के उपचुनाव के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा का चयन किया गया है। उनके नाम का ऐलान किए जाने के बाद से ही भाजपाइयों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल।
इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। बस्ती दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और लेदगा गांव का भ्रमण करेंगी राज्यपाल। और आपको बता दें कि भ्रमण और लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगी और कैंसर चिकित्सालय का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओपेक कैली मेडिकल कॉलेज भी जाएंगी राज्यपाल और महिला बाल वार्ड का उनके द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा। तो टीबी मरीजों से बातचीत करेंगी राज्यपाल और टीबी किट आयुष्मान कार्ड का उनके द्वारा वितरण भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। किसानों के साथ भी राज्यपाल बैठक करेंगी, बातचीत करेंगी और कलेक्ट्रेट सभागार में इस बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आएगा। तो बस्ती दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इस दौरान कई लोगों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम। लेदवा गांव का भ्रमण भी करेंगी राज्यपाल और भ्रमण करते हुए लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगी। तो कैंसर चिकित्सालय का उनके द्वारा शिलान्यास भी किया जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त का। घोसी उपचुनाव में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल मतदान होना है और घोसी उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं। 239 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 4,30,394 मतदाता मतदान करेंगे और किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। तो उपचुनाव की जंग के मद्देनजर ये तमाम जानकारी हम आपको साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घोसी उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा, ये इस वक्त की अहम जानकारी। घोसी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं और निर्वाचन आयोग की तैयारियां भी अपनी तरफ से पूरी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इस पे मतदान होगा। 239 केंद्रों पर मतदान किया जाएगा। 4,30,394 मतदान अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे और किसी भी शिकायत के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपचुनाव में निर्वाचन आयोग की भी तैयारी पूरी है। कल मतदान भी होना है। मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं आज देखने को मिल रही हैं? देखिए मनीषा, जो मतदान है बहुत ही घमासान वाला इस बार मतदान वहां होगा, क्योंकि जो है दारा सिंह ऐसे प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, अब आकर के जो है भाजपा चुनाव लड़ रहे हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं, ये शाम तक पहुंच जाएंगी और जो 239 मतदान स्थल हैं और 425 स्थल है, यहाँ पार्टियां पहुंच जाएंगी और 7 से 6 बजे तक ये मतदान होगा। तो ये 4,30,900 चुनाव मतदान कर, लेकिन बड़ी इस बार दिलचस्प हो गई। पिछली बार सपा में थे, वो इस बार भाजपा आ गए। सपा का प्रत्याशी दूर हमारे पास या तो नेता जो है या और डाल है, तो इसलिए चुनाव अपने आप में दिलचस्प हो गया है और इसका दिल्ली तक तमाम समीकरण होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो नेता सपा के साथ थे वो इस बार भाजपा के साथ है। वो पिछली बार जो सपा के साथ थे, इस बार भाजपा के साथ जमाए हैं। मतदाता है वो सवाल कर पाते हैं, दारा सिंह को जिता पाते हैं या सपा को डॉक्टर सिंह को जिता पाती है। सबकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। अखिलेश यादव भी कई सभाएं प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। अखिलेश यादव भी कई सभाएं कर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है लगातार वहां पर जो है चुनाव सभाएं कर चुके हैं। जो ऐसा चुनाव है प्रतिष्ठा लगी हुई है और अगर किसकी प्रतिष्ठा बचती है ये अब पता चलेगा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीएन मिश्रा ने तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया और उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन कल मतदान की प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से सतर्क है और तमाम मतदान केंद्रों पर पुलिस पूरी तरह से पैनी नजर बना के रखेगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और मतदाताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। तो निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सुबह 7 बजे से कल मतदान किया जाएगा, शाम 6 बजे तक आधार कार्ड से मतदान हो पाएगा। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी और उपचुनाव में निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी। तो घोसी उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है और घोसी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी को पूरा कर लिया है
और कितने मतदाता हैं ये भी हम जीएफएक्स के जरिए आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच एक लखनऊ से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से इस वक्त के सामने। लखनऊ में मंत्री के घर पर शव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्री के बेटे से पूछताछ आज करेगी पुलिस। मंत्री के घर पर शव मिला था, जिसके बाद एक हड़कंप की स्थिति वहां पर देखने को मिली और उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री के बेटे से आज पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने विकास किशोर को इसके लिए नोटिस भेज दिया है और विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई थी, जिसके बाद से ही इलाके में सनसनी फैल गई और मंत्री के घर पर शव मिलने से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री के बेटे से आज पूछताछ की जाएगी। इसलिए विकास किशोर को नोटिस भी भेजा गया है। आर्म्स एक्ट में पुलिस पूछताछ करेगी और विकास किशोर की पिस्टल से हत्या हुई थी और विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई थी। आपको बता दें कि विनय श्रीवास्तव की हत्या हुई थी और उसके बाद से ही ये जो मामला है काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल बना हुआ है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से अपने सहयोगी अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप जुड़े हुए हैं। तो अनूप, आज मंत्री जी के बेटे से पूछताछ होगी, पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से लखनऊ में एक चर्चित हत्याकांड हुआ था, वो कौशल किशोर के बेटे के घर में हत्या हुई थी। उसके बाद तमाम पहलुओं पर जांच चल रही थी। वो जो पिस्टल थी वो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर बेटे की पिस्टल थी, उससे हत्या हुई थी। हालांकि पुलिस उस पर पूछताछ कर रही थी, लेकिन वो शाम तक ही उस मामले में खुलासा कर दिया पुलिस ने। उस पर तमाम सवाल उठे थे, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में खुलासा हुआ था। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे को निर्दोष बताया गया था। ये जानकारी मिली थी कि उसके जो पिस्टल से जो हत्या हुई थी, जो गोली चली थी, उसके दोस्तों ने चलाई थी। उसके बाद उस पिस्टल को लेकर निरस्तीकरण की कार्रवाई लेकिन शुरू हुई। जब तफ्तीश आगे और बढ़ी तो जानकारी ये भी मिली कि हत्या के बाद तुरंत बाद ही जो केंद्रीय मंत्री का जो बेटा विकास वहां से निकल चुका था, एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद वो दिल्ली रवाना हो गया था। तो कहीं न कहीं पुलिस अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि जब हत्या के समय क्या केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का जो बेटा वहीं पर था, क्या उस हत्या में वो भी वहीं पर शामिल था, और फिर कौन क्या वजह हुई, तमाम चीजों पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। तो एक बार पुलिस केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे को बुलाकर पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि वो कितने बजे वहां से घर से निकला था, जबकि कौशल किशोर ने उस समय बयान दिया था कि उनके जो बेटे हैं वो एक दिन पहले ही दिल्ली रवाना हो चुके थे। तमाम बयानों में भी अंतर है। उस बयान को क्लियर करने के लिए पुलिस एक बार बुला करके विकास से पूछताछ करेगी, किस तरीके से क्या वहां पर हुआ था और कितने बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, इन सब चीजों पर पूछताछ। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विकास किशोर की पिस्टल से हत्या हुई थी और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया जा चुका है। आज उनके पूछताछ भी की जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है और अयोध्या जा रही ट्रेन में कांस्टेबल सवार थी, जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और जनहित याचिका पर 4 सितंबर को सुनवाई। तो सरकार के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहेंगे और 31 अगस्त को यह दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसके बाद सुनवाई से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म का मामला। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं। तो सैयद, प्रयागराज से ये इस वक्त की अहम जानकारी आ रही है, जहां महिला कांस्टेबल के साथ पहले दुष्कर्म हुआ और उसके बाद अब 4 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मनीषा, बता दें जिस तरह से हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है, जिस तरह से महिला के साथ ट्रेन में दरिंदगी हुई थी, इस पर कल रविवार के दिन छुट्टी पर भी कोर्ट में इसको बुलाई बैठ और कोर्ट में इसको सुनवाई हुई है। करीब रात 8 बजे तक सुनवाई चली है, जिसके बाद कोर्ट ने अभी तक जो भी इस मामले में कार्रवाई उसका ब्यौरा तलब किया आज 12 बजे तक, और इससे जांच से जुड़े जो भी सीनियर इसमें अफसर उनको भी तलब किया है और 12 बजे के बाद से आज इस पर सुनवाई होगी। बता दें चीफ जस्टिस प्रतिंगर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की डिवीजन बेंच में इसके मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि जिस तरह से महिला सिपाही के साथ दरिंदगी हुई थी, इसको लेकर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को देखते हुए इस पर अब स्वतः संज्ञान लेने के बाद आज इस पर 12 बजे के बाद से सुनवाई होगी। जी
बिल्कुल सैयद, तो इस तमाम जानकारी को हमारे तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार के अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद रहेंगे और 31 अगस्त को दुष्कर्म की घटना हुई थी, इस पर तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा किया हमारे संवाददाता ने और इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। अतीक अहमद के 2 बच्चों की कस्टडी के मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है और पिछली सुनवाई में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल करने के बाद एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई। वकील केसी जॉर्ज ने दाखिल की थी रिपोर्ट। तो अतीक अहमद के 2 बच्चों की कस्टडी से जुड़े हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होगी। उधर बाराबंकी जिले में देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया है और बताना चाहेंगे कि यहां एक 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक से भरभरा कर गिर पड़ी, जिसके चलते मकान के मलबे में करीब 15 लोग दब गए। वहीं जैसे ही इस हादसे की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, आनन फानन में सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू शुरू करवाया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर स्थानीय सीएचसी और जिला अस्पताल भिजवाया गया है। इसमें एक महिला और युवक की मौत भी हो गई है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर इन्हें किया जा चुका है और बाकी दबे लोगों को मलबे से निकालने की कोशिश जारी है। हालांकि बिल्डिंग गिरने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है और इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान में लिया है। तो बाराबंकी से ये खबर सामने आ रही थी, जहां 3 मंजिला इमारत भरभरा कर अचानक से गिर गई और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये हासिम की बिल्डिंग थी यहाँ पे फतेहपुर कस्बे में, बाराबंकी जनपद के, और रात को 3:10 पे सूचना मिली कि एकाएक गिर गई है यहाँ पे और उसमें लगभग 19 लोग फंसे हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस आई और स्थानीय लोगों के सहयोग से और हमारी फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ थी वो सभी लग करके 12 लोगों को उसमें से निकाला गया। ये जानकारी मिली है कि 4 लोग इस फैमिली के पहले से ही किसी एक व्यक्ति के बीमार होने की वजह से लखनऊ में लेकर के उनको अस्पताल में एडमिट थे, तो वो तो वहाँ पे सुरक्षित है। रात को इस घर में 16 लोग थे, जिसमें से 12 लोगों को निकाला गया। अभी अंदर 3 या 4 लोग होने की सूचना मिल रही है, दानिश के, गुड्डू की और अलीम की। एसडीआरएफ भी आ गई है और एनडीआरएफ की टीम भी बस 2 मिनट में पहुंचने वाली है और जो बचे हुए लोग हैं उनको तत्काल पहले प्रायोरिटी है कि उनको भी निकाल लिया जाए और फिर इसके बाद हम शेष कार्रवाई। को नई बिल्डिंग बनी हुई थी कि अचानक पूरी, हम लोग घर में सो रहे थे, इतना वाइब्रेशन हुआ, हम लोग बाहर निकल के देखे पूरी बिल्डिंग ही चली गई। 112 फोन किए, खैर एम्बुलेंस आई है, सब लगे हो, लेकिन अभी तक जेसीबी की कोई सुविधा नहीं हुई। अच्छा, लगभग कितने लोग दबे हैं इसमें? अरे समथिंग 20 मान के चलिए मिनिमम, और तो पेशेंट जा ही चुके हैं जो भी घायल हैं। तो लेकिन अभी तक कोई जेसीबी वगैरह व्यवस्था नहीं, फोर्स है, पूरा स्टाफ है, मेडिकल सेवाएं भी सब कुछ चल रही हैं। बस टाउन पड़ोस में टाउन एरिया है, अगर वहाँ से जेसीबी वगैरह आ जाए तो बेटर होगा। अपने घर पे सो रहे थे, मोहल्ले वाले आके जगाए हैं कि आपके वहाँ बिल्डिंग गिर गई है, आप लोगों को पता है। तो हम लोग गए तो सब लोग को निकाल के बिल्डिंग थी? 3 मंजिल की थी। तो कितने लोग उसमें किराए पे रहते थे? किराए पे कोई नहीं रहता था, सब फैमिली मेंबर ही रहते। तो कितने मेंबर रहते थे? अरे बाकी तो बाहर थे, 10-11 लोग थे। 10-11 लोग अंदर? मेरे नंदोई भांजे रहते थे, बहू रहती थी, भांजे की बीवी, मेरी नंद शकीला बानो, मोहम्मद हासिम और बड़ा लड़का आफ्ताब और इकबाल और सलमान, सुल्तान, आजम, समीर, दानिश, भांजी रोशनी, महक, बहू साइना परमीन और उनके बच्चे 3, ये इतने लोग रहते हैं। पर्चा जो है प्लीज दिलवा दीजिए और सहयोग चल रहा है लोगों का, पब्लिक जो है अभी 8-9 लोग उसमें दबे हुए। कितने लोग हैं लगभग दबे हुए? लगभग 9 लोग दबे। 9 लोग दबे, जी हाँ। और बचाव कर्मी लगे हैं। लेकिन कितने लोग हॉस्पिटल आए हैं? 5 लोग आ चुके हैं। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। फतेहपुर में बिजली विभाग के लाइनमैन के मौत से एक लाइनमैन झुलसा, वहीं लाइनमैन की मौत के बाद ग्रामीणों ने काटा हंगामा। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर काटा हंगामा। ग्रामीणों और पुलिस के बीच हुई तीखी नोकझोंक।
मिर्जापुर में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का ट्रांसफर, डीएम पर लोगों ने फूलों की वर्षा की। कलेक्ट्रेट से निकलते वक्त लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के लगाए नारे। एटा के अलीगंज रोड पर सड़क हादसा, बाइक सवार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर मौत, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, वहीं मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। देवरिया में अज्ञात बदमाशों ने युवक पर किया हमला, बदमाशों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। मुर्गा बेचकर घर जा रहा था युवक। आगरा में अधेड़ व्यक्ति की कुल्हाड़ी से काटकर की गई हत्या, धारदार हथियार से व्यक्ति पर हमला कर की गई थी हत्या। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना के लिए जानकारी, मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी के प्रेमनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल, अन्य 2 बदमाश भागने में सफल। घायल बदमाश से अल्लाह कारतूस और बाइक बरामद। लखनऊ में इटौंजा थाना क्षेत्र के पास 2 युवकों की पानी में डूबकर मौत। क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों के शवों को निकाला बाहर। कानपुर के थाना रेल बाजार में थाना अध्यक्ष ने भाजपा नेता से की अभद्रता, सड़कों माफी चाहेंगे सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने थाना अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई की मांग। आजमगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, मारपीट में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। एसपी सिटी ने दिया बयान, कहा आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।